नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहां एक तरफ रोहित आर्यन को समझाने की कोशिश करता है तो वहीं दूसरी तरफ रिया काफी इमोशनल हो जाती है और अब वो अपने इमोशंस को नहीं छुपा पाती और अब वो अनिका को गले लगकर अब जोर जोर से रोने लगती है। तो वहीं अनिका और अलेक्जेंडर दोनों ही अब यहाँ पर रिया को संभालते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही अनिका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाती है तो रिया अलेक्जेंडर से कहती है, सच में काश अभी भी मैं और आर्यन एक जैसे दिखते तो मैं उनके साथ अदला बदली कर लेती। आर्यन यहाँ पर मम्मा के पास आ जाता और अलेक्जेंडर मैं डैड के पास चली जाती। हाँ, मुझे डैड की ये कमी बिल्कुल भी नहीं खलती और सच कहूँ तो मुझे भी आर्यन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था वो भी मम्मा को बहुत ही मिस कर रहा है। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, नॉट पॉसिबल इन दिस एज नाउ। और ये कहते हुए ही अब अलेक्जेंडर वहां से उठकर अब पीछे की तरफ जाने लगता है। तो वहीं अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर और उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर अब रिया बस यहाँ पर अपने भाई को ही घूर घूर कर देख रही थी। उसे सच में काफी बुरा लग रहा था। बुरा इसलिए लग रहा था कि वो अब यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन ये बात वो भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि अलेक्जेंडर ने ऐसा गलत भी कुछ नहीं कहा है, क्योंकि सच बात तो यही है कि अब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज हो चुका है और अब उनकी शक्ल भी पहले जैसी नहीं दिखती है। अदरवाइज रिया इस काम को कब का कर चुकी होती। जहाँ रिया वैसे अलेक्जेंडर को देख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस से दूर बने एक आइलैंड पर यहाँ पर एक शख्स अभी मेडिटेशन कर रहा था। वो यहाँ पर अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी मेडिटेशन पर बैठा हुआ था। पूरे एकदम शांत माहौल में यहाँ पर चारों तरफ काफी सन्नाटा था और जैसे ही यहाँ पर अब उसका मेडिटेशन पूरा होता है तो वो शख्स अब अपनी आंखों को अब धीरे धीरे से खोलता है। जैसे ही वो शख्स अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा था तो उसकी आंखों के सामने की तरफ जैसे ही वो देखता है तो उसे देखकर तो उसकी आंखें एकदम से मोटी मोटी हो जाती है। मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसका इंतजार वो न जाने कितने ही समय से कर रहा था। वो यहाँ पर अपनी आंखों को मोटी मोटी से खोलकर देखता है और कहता है, अभी वक्त है रोहित की याद को वापस आने में, लेकिन अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। ये गोल्डन फ्लावर ही है जो उसकी याददाश्त को वापस ला सकता है। लेकिन बस थोड़ा सा समय और उसके बाद, क्योंकि आज इसे देखने के बाद लग रहा है अभी इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस गोल्डन फ्लावर की खासियत यही है कि ये फूल 5 साल में बस एक बार ही खिलता है। अरे काफ़ी वक्त से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से यहाँ पर आया ही इसीलिए हूँ ताकि मैं इस गोल्डन फ्लावर को ले सकूं और इसे लेकर अपने बेटे रोहित के ऊपर इसे अप्लाई कर सकूं। रोहित अपने इतने सालों की मेमोरी जो लॉस हो चुकी है, लेकिन ये गोल्डन फ्लावर ही एक यहाँ पर एक उम्मीद है जिसके द्वारा रोहित की खोई हुई याददाश्त फिर से वापस आ सकती है। लेकिन इस फूल को पाने के लिए ही तो मैं यहाँ पर कब से इसी का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस फूल को प्रोटेक्ट जो करना है, क्योंकि मुझे एक बात भी अच्छी तरह से पता है कि दुश्मनों को भी बस यही फूल चाहिए होगा, क्योंकि जो इंतजार यहाँ पर मुझे है वो हाल दुश्मनों का भी है। क्योंकि ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि शौर्य की क्या हालत हो चुकी है और शौर्य को कोई दवाई कोई औषधि कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। बस एक ये फूल है जिसके द्वारा ही शौर्य भी ठीक हो सकता है, क्योंकि धनंजय ने उसके ऊपर जो इतने खतरनाक वार किए थे तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन ही था।
इसलिए सूर्य की आज जो कुछ भी हालत हो रखी है वो धनंजय ने ही की है। लेकिन मैं इस फूल को दुश्मनों के हाथ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये फूल तो सिर्फ मेरे रोहित के लिए ही है। सिर्फ रोहित के ऊपर इस फूल को अप्लाई करने से उसकी याददाश्त आ जाएगी, और जो मेरी फैमिली इतने समय से जो रोहित के बिना सफ़र कर रही है वो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब वो यहाँ पर ये सब उसी फूल को ही देखकर अब यहाँ पर न जाने ये शख्स कुछ कह रहा था, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ये शख्स बूढ़े किंग थे। इधर यहाँ पर जो भी कुछ वो बातें कर रहा था, उसकी ये सारी बातें सुनकर अब वो यहाँ पर वो शख्स अब अपने आप में ही था कि तभी उसके कानों में वहाँ पे एक आवाज़ आती है, जो कि कह रही थी उस फूल को घूर घूर कर देखने से वो जल्दी नहीं खिलेगा, अभी उसके खिलने में समय है, इसलिए अभी आप अपना बाकी का काम कर लीजिए। वो जब उसका वक्त आ जाएगा वो तब ही खिलेगा, इसलिए उसके ऊपर इस तरह से अपनी नज़र मत गड़ाए रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फूल बेचारा खिलना ही बंद कर दे। अब जैसे ही ये आवाज़ जब बूढ़े किंग के कानों में गई, तो ये सुनते ही अब बूढ़ा किंग जब पीछे मुड़ कर देखता है तो सामने अपनी बेटी को देखता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि आयशा मारवा खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने देखकर अब बूढ़े किंग कहते हैं, तुम बाहर क्यों आई हो? अरे मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम इस पैलेस में ही रहा करो, यहाँ पर बार बार क्यों आती हो? क्या आयशा तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। और ये बात तो अब तुम भी जान चुकी हो कि दुश्मन किस तरह से गिद्ध की तरह नज़र बनाए हुए बैठे हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारी एक भी गलती की वजह से अब फिर से कोई हमारा भारी नुकसान हो। एक नुकसान तो हमारा पहले ही हो चुका है, जहां एक तरफ रोहित की इतनी गंभीर हालत है कि वो अपने कितने सालों की मेमोरी को खो चुका है, और वैसे अब वो ये कहते हुए ही अब यहाँ पर किंग पूरी तरफ से चुप हो जाते हैं, क्योंकि किंग यहाँ पर अभी अपने मुंह से धनंजय का जिक्र करने वाले थे, लेकिन वो ये कहते हुए ही अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि बूढ़े किंग को अच्छी तरह से पता था कि उसने आयशा को अब तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया। बूढ़े किंग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते थे कि अगर आयशा को धनंजय के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने पहले ही देखा था कि आयशा की मेंटली हालत कैसी थी, वो किस तरह से बार बार पैनिक करने लग जाती है। इसलिए किंग ने यहाँ पर उस समय धनंजय के साथ जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसने आयशा को इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दी थी, इसलिए वो यहाँ पर अपने आप को बीच में ही बंद कर लेते हैं बोलना। इधर किंग को अचानक से इस तरह से चुप देखकर अब यहाँ पर आयशा कहती है, क्या हो गया आपको? बोलिए आगे क्या कहना चाहते थे आप? अब यहाँ पर आयशा की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर बाहर क्यों आई हो? देखो आयशा, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, तुम्हारा यहाँ पर बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, यहाँ पर आप मेरे बच्चे के लिए इन फूलों के खिलने का इंतजार कर रहे हैं ना? देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप यहाँ पर मेडिटेशन हमेशा क्यों करते हैं। ये मेडिटेशन तो बस आपका करने का एक बहाना है, क्योंकि आप तो बस इस फूल के खिलने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इतने समय से मैं आपके साथ रह रही हूँ, तो इतनी तो मैं आपकी हर एक आदत को अब जानने लगी हूँ कि आप सच में क्या सोच रहे हैं। जहाँ आप एक तरफ इस फूल के खिलने का इंतजार कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अनिका और बच्चे अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। सच में अनिका और बच्चे कितना कुछ सफ़र कर रहे हैं। मुझे तो उन सब के ऊपर काफ़ी दया आ रही है। काश इस समय मैं उन सब के साथ होती तो शायद मैं उन्हें अपनी तरफ से थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा सकती। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि अपनी सेफ्टी को देखते हुए मैं ना तो वहाँ पर जा सकती हूँ, और एक आप हैं, ना ही आप मुझे वहाँ पर जाने दे सकते। लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जब आप अपना काम कर रहे हैं, जब अनिका और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। अरे आपको तो पता ही है ना कि मैं रोहित की माँ हूँ, मैंने रोहित को जन्म दिया है।
इसलिए मेरा मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। अब आप बताइए। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर किंग आयशा को कुछ भी नहीं कहते। तो इधर अब आयशा यहाँ पर कहती है, एक तो यहाँ पर रोहित की ऐसी हालत है, और दूसरा पता नहीं धनंजय भी कहाँ है। अरे पिछले 6 महीने से उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। पिछले 6 महीने से मैं धनंजय को बार बार इंटरनेट के थ्रू कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि वो मेरी किसी भी कॉल का कोई भी जवाब नहीं दे रहे। वैसे क्या आपको पता है कि धनंजय कहाँ पर है? अब यहाँ पर जैसे ही आयशा मारवा ने अब धनंजय का नाम लिया तो उसकी ये बातें सुनकर तो अब यहाँ पर किंग की आंखें अब और भी हैरानी से खुल गई थी, क्योंकि उसे वो तो बस इतने दिनों से बस इसी बात को छुपा रहा है कि आयशा को धनंजय के बारे में कुछ भी पता ना चले। इधर अपने पापा को इस तरह से देखता हुआ देखकर अब आयशा कहती है, अब क्या हुआ? अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखिए, अगर आपको धनंजय के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। मैं सच में परेशान हो चुकी हूँ। एक बार अगर वो धनंजय मेरे सामने आएगा ना तो फिर मैं उसे बताती हूँ। अरे इतना बड़ा लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? 6 महीने कोई कम नहीं होते हैं। पिछले 6 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जो मैंने उसको कांटेक्ट ना किया हो। अरे उसे कांटेक्ट करने की मैंने ना जाने कितनी ही कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है। वो राजमहल में है भी या नहीं? अगर वो राजमहल में नहीं है तो उसका फ़ोन तो उसके साथ ही होगा ना। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि वो अपने फ़ोन का भी कोई जवाब ही नहीं दे रही हैं। सच कई बार तो मेरा मन इतना घबरा जाता है ना कि मुझे धनंजय को लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। देखिए पापा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। अगर आप मुझे बता देंगे तो शायद मुझे भी थोड़ी सी शांति रहेगी, वरना मेरा मन ऐसे ही बेचैन रहेगा। अब यहाँ पर आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब यहाँ पर किंग ज़्यादा कुछ आयशा को नहीं कहते, लेकिन उसकी बात पर अब बस किंग यहाँ पर इतना ही कहते हैं, तुम्हें धनंजय को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। देखो आयशा, मैंने पहले भी तुमसे इस बात के बारे में कहा है और मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि धनंजय राजमहल के अपने कुछ कामों में लगा है, और ये बात तो तुम भी जानती हो कि राजमहल के अपने कुछ राज हैं। इसलिए तुम उन सारे के सारे राजों में इंटरफेयर मत करो, और खास करके धनंजय के काम में। धनंजय जब भी फ्री होगा वो तुमसे बात कर लेगा, और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो ना आयशा कि अब अनिका वहाँ की राजमहल की रानी है। तो क्योंकि अनिका रोहित की ये हालत होने की वजह से अनिका और बच्चे इतना कुछ सफ़र कर रहे हैं, तो अनिका शायद अभी राजमहल की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएगी। इसलिए अनिका की एब्सेंस में धनंजय को तो राजमहल को देखना ही होगा ना। और अगर धनंजय राजमहल को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए तो फिर दुश्मन राजमहल पर हमला भी तो कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आयशा। तुम बस यहाँ पर रोहित के बारे में ही सोचो। बस जल्द से जल्द ये फूल खिल जाए, और उसके बाद रोहित की याददाश्त हमेशा के लिए वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर उसकी इस बातों को सुनकर अब यहाँ आयशा मारवा कहती है, हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना। अरे 6 महीने कोई कम समय नहीं होता है। क्या कोई इंसान सच में इतना बिजी हो जाता है कि 6 महीने में एक बार भी उसके पास मुझे कॉल करने का समय ना हो? हाँ, अब उसकी इन बातों को सोचकर अब यहाँ पर बूढ़े किंग अब यहाँ पर अपने ख्यालों में चले जाते हैं। बूढ़े किंग अब अपने मन में ही सोचते हैं, सॉरी आयशा, मैं तुम्हें धनंजय के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने धनंजय के बारे में तुम्हें कुछ भी बताया तो शायद तुम वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, क्योंकि धनंजय अभी इस हालत में ही नहीं है कि वो तुम्हारी किसी भी कॉल का, किसी भी जवाब का कोई भी जवाब दे सके। क्योंकि धनंजय तो खुद यहाँ पर अपने जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। धनंजय तो खुद पिछले 6 महीने से सच में ऐसा एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि धनंजय के ऊपर जल्द से जल्द उस लोशन का, उन सारे के सारे लेप का, उन दवाइयों का असर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द धनंजय फिर से हमारी दुनिया में वापस आए। धनंजय ने का 15 साल की एक नींद के बाद वो हमारी जिंदगी में वापस लौटा था। बस अब की बार उसका वो समय इतना ज़्यादा ना हो। वो बस जल्द से
जल्द हम सब के पास आ जाए, वो जल्द से जल्द अपनी इस नींद से बाहर आए। मुझे भी बस इंतज़ार है तो उसी पल का। और मैं सच कहूँ तो मैं भगवान से भी यही प्रे करूँगा कि धनंजय इससे पहले तुम्हें कुछ भी पता चले, उससे पहले धनंजय तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो शायद, अदरवाइज मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सच में मैं कितना खुदगर्ज बाप हूँ कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुमसे ही ये सब छुपा रहा हूँ। मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि धनंजय तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है और तुम धनंजय के लिए क्या मायने रखती हो। लेकिन सॉरी, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें कुछ भी ना होने देने के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां रोहित की ये हालत है तो दूसरी तरफ धनंजय की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये सारी की सारी चीज़ें संभालनी ही पड़ेंगी, इसलिए मुझे माफ़ करना। और ये कहते हुए ही अब किंग अब यहाँ पर अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और अब वो यहाँ पर आयशा मारवा से कहते हैं, ओके आयशा, जाओ तुम अभी अंदर जाओ, क्योंकि तुम्हारा बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर बूढ़े किंग की इस बातों को सुनकर आयशा मारवा हाँ में अपना सिर हिलाती है और वो अब अपने मन में सोचते हुए ही चली जाती है, क्या सच में जैसे पापा कह रहे हैं, क्या सच में धनंजय राजमहल के ही कामों में बिजी हैं या उन्हें कुछ हुआ है। क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी किसी भी कॉल का कोई भी जवाब नहीं दे रहे। अरे एटलीस्ट वो एक मैसेज तो ड्रॉप कर ही सकते हैं ताकि मुझे उनके बारे में चिंता ना हो। लेकिन क्या पापा मुझे सही कह रहे हैं या कुछ ऐसा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी, तभी अब यहाँ पर आयशा मारवा खुद ही सोचती है, नहीं पापा मुझसे धनंजय के बारे में क्यों छुपाएंगे। अब यहाँ पर एक तरफ उनका दिल कह रहा था कि उसे अपने पापा की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, तो इधर उसका दिमाग कह रहा था कहीं उसके पापा ही उससे कुछ छुपा तो नहीं रहे। और इसी कस के साथ इधर आयशा मारवा भी अंदर की तरफ बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ब्लैक पैलेस में, जहाँ पर पूरा का पूरा अंधेरा ही था, वहाँ अपने रूम में बैठे हुए राजेश्वर पीरामल अब वो एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए थे और अपनी सोच में ही थे। राजेश्वर पीरामल अब यहाँ पर यही सोच रहे थे, सच में राजेश्वर क्या दिमाग पाया है। सच में मैंने सारी की सारी मेहनत अपने तीनों ही आदमियों को निकालने के लिए उस यशपाल ने की, और मैंने उसे अभी तक ये भी नहीं पता चलने दिया कि हमारे तीनों लोग हमें वापस मिल गए हैं। और सच में वो तो अभी भी इसी ही अंधेरे में बैठा हुआ है कि हमें हमारे तीनों आदमी अभी तक नहीं मिले हैं, वो भी उस किंग के कब्जे में ही है। और वैसे भी मैं उसे क्यों बताऊं, बॉस मैं हूँ, ना कि वो यशपाल अग्रवाल। क्योंकि उसकी बातों से कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बॉस समझने लगा है, लेकिन उसे अब इस बात का आभास कराना बहुत ही जरूरी हो गया है। भले ही प्लान उसका हो, लेकिन यहाँ पर बॉस मैं ही हूँ, वो बॉस कभी भी नहीं बन सकता। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यशपाल को इस बात के बारे में पता भी चलना चाहिए कि वो तीनों आदमी हमारे ही पास हैं, वो अब किंग के पास नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि उसकी सोच के घोड़े कितने दौड़ते हैं, वो कितना कैसे पहुंचता है। और वैसे भी वो तो अभी उस गोल्डन ड्रग में ही उलझ कर रह रखा है, क्योंकि गोल्डन ड्रग के बारे में भी इसलिए उसे पहले नहीं बताया गया था, क्योंकि बॉस की पदवी मैं उसे बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इवन अगर मैं सच कहूँ तो मैं उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार वो मेरे सामने ऐसी बातें करता है जिस तरह से उसकी बातें मेरे दिल को हर्ट कर जाती हैं, मेरे ईगो पर जाकर उसकी बातें लगती हैं। कई बार वो ऐसे आदेश देता है जैसे बॉस वो है और मैं उसका नौकर, लेकिन नहीं, इस बार मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं उनका बॉस हूँ, ना कि वो मेरा बॉस है। और यहाँ पर ये कहते हुए ही राजेश्वर पीरामल अब जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि राजेश्वर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने तीनों ही आदमियों को आजाद कराने के बारे में अब तक यशपाल अग्रवाल को कुछ भी पता नहीं था। और शायद इसीलिए ही वो यहाँ पर अपने बेटे के सामने अपने उन्हीं तीनों आदमियों के बारे में भी जिक्र करते हैं। एक तरफ जहाँ पर राजेश्वर पीरामल अभी यहाँ पर अपने बॉस होने
के बारे में मुस्कुरा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर मनाली में भी यहाँ पर हाल कुछ ऐसा ही था। मनाली में डोगरा हाउस के नीचे यहाँ पर एक बेसमेंट बना हुआ था। डोगरा हाउस के नीचे बने इस बेसमेंट में यहाँ पर अब एक औरत एक चेयर से बांधी हुई थी। उसके हाथ पैर पूरी तरह से इस चेयर पर ही बंधे हुए थे। ये औरत यहाँ पर अब अपने हाथों और पैरों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ और पैर इतने टाइटली बंधे हुए थे कि वो रस्सी टस से मस नहीं होती। और हार कर वो औरत फिर से चुपचाप बैठ जाती है और वह कुछ देर तक शांति से बैठती है, लेकिन वो फिर से प्रयास करने लगती है कि किसी ना किसी तरह से बस उसके ये हाथ पैर खुल जाएं। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब उसके हाथ पैर नहीं खुलते तो वो यहाँ पर एकदम जोर से चिल्लाती है और कहती है, एक बार बस मेरी आंखों से इस पट्टी को ही हटा दो। उसके बाद तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम लोगों का जो हाल करूंगी ना, उसके बाद तुम भी अपनी पैदाइश पर भी रोओगे। तुम्हें मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसलिए अच्छा भला तुम्हारे लिए इसी चीज़ का है कि तुम बस एक बार मेरी आंखों को खोलो। अगर तुम अब मेरी बातों को सुन लोगे और तुम अभी मेरे हाथ पैर भी खोल दोगे तो शायद मैं तुम्हें एक आरामदायक मौत दूंगी। अदरवाइज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि तुम्हें सोच कर भी डर लगेगा। और तुम क्या उस अनिका गुलेरिया के बारे में सोच रहे हो कि वो तुम सबको बचा लेगी? नहीं, क्योंकि उस अनिका गुलेरिया का भी खुद वैसा ही हाल होने वाला है। इवन उसका तो हाल मैं इससे भी और भी बहुत ही बुरा करूंगी। उसके लिए तो जो मैंने मौत सोची है ना, वो और भी खतरनाक होगी। अरे उसकी इतनी हिम्मत! हाँ, क्योंकि अनिका गुलेरिया ने मुझे यहाँ पर कैद करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे मैंने तो पहले ही वार्न किया था कि नेत्रा से ज्यादा खतरनाक उसका इल्यूजन है, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और ये कहते हुए ही नेत्रा यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि नेत्रा को यहाँ पर अभी भी अपने इल्यूजन के ऊपर काफी प्राउड फील हो रहा था। हालांकि यहाँ पर उसके हाथ पैर टाइटली बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। साथ के साथ वो यहाँ पर इन लोगों को वार्निंग भी दे रही है, और उसके लिए यहाँ पर उसकी जुबान से अनिका के लिए जो गुस्सा था वो साफ साफ निकल कर उसके शब्दों में आ रहा था। तो वहीं जब नेत्रा ये सब कर रही थी, नेत्रा जब ऐसे जोर जोर से हंस रही थी, तो उसके सामने खड़े भूमिका और निखिल बस नेत्रा को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर अजीब लग रहा है कि सच में इतने समय से वो यहाँ पर उनकी कैद में है, लेकिन उसका विश्वास देखो और उसका एटीट्यूड देखो, अभी भी जो बिल्कुल भी कम होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो दोनों यहाँ पर ना तो निखिल एक भी शब्द कहता है और ना ही भूमिका। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें बस इसी तरह से नेत्रा को यहाँ पर कैद करना है, और इसलिए वो यहाँ पर नेत्रा को कुछ भी बिना कहे वो उसे इग्नोर करते हुए वो वहाँ से उस कमरे से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो वहीं निखिल भी जब भूमिका बाहर की तरफ बढ़ती है तो निखिल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जब वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद अब यहाँ पर भूमिका कहती है, सच में जब भी मैं इस नेत्रा को देखती हूँ मेरा ऐसा मन कर रहा है इसको अभी के अभी अपनी गोली से यहीं पर ही खत्म कर दूं। अरे वो तो अनिका ने इसके लिए हमें यहाँ पर छोड़ा हुआ है। अनिका ने कहा है कि हमें इसको सख्त निगरानी में रखना है, नहीं तो मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मैं इसे अभी के अभी अपनी गोलियों से भून दूं। अरे इस औरत को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। इधर यहाँ पर भूमिका की इन बातों को सुनकर अब निखिल भूमिका को पीछे से हक करता है और कहता है, भूमिका कूल डाउन। देखो गुस्से में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हम अपने जोश में अपने होश नहीं खो सकते। हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं गुस्से में जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। और वैसे भी अनिका ने जो सोचा होगा वो सही ही सोचा होगा, इसलिए हमें बस उसी के आदेश का पालन करना चाहिए। वो अच्छी तरह से जानती है कि इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। निखिल की इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर भूमिका कहती है, हाँ निखिल, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बातों को, और मुझे भी पता है कि
हमें हमें मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जब मैं इस औरत की शक्ल अपनी आंखों से देखती हूँ ना, तो मेरा मेरा खून खोल उठता है। काश काश मैं इसे अपनी आंखों से, मैं अपने हाथों से इसे ख़त्म कर पाती। इधर अब जहाँ पर निखिल भूमिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनिका, जो कि अभी अपनी नानी माँ यानी कि अवंतिका के घर में ही अभी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती है। तो अब वो यहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर को आवाज़ लगाने लगती है। अलेक्जेंडर, जो कि अभी भी यहाँ पर अपने उन्हीं पालतू जानवरों के साथ अभी खेल में काफ़ी बिजी हो रखा था, तो वहीं रिया जो कि अभी छत पर पंछियों को पानी देने के लिए चली गई थी। क्योंकि जब रिया ने देखा कि उसकी मम्मा और उसका भाई दोनों अपने अपने काम में लग गए हैं, तो तब रिया ने भी सोचा कि जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होता है तब तक वो भी अपना काम निपटा कर आ जाती है। यहाँ आने के बाद रिया सच में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई थी। वो अपने काम को करना बखूबी जानती थी। यहाँ आने के बाद अब रिया जैसे ही छत से पानी देकर आती है, तो यहाँ पर अनिका अब रिया से कहती है, चलो बेटा जल्दी से अब अपने हाथ धोकर आओ और अपना खाना ख़त्म करो। इधर अब और हाँ देखो, जाओ जल्दी से अलेक्जेंडर को भी बुला लो। वो तो पता नहीं इन एनिमल्स के साथ ही इतना बिजी रहता है। कई बार तो सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद तो बस उसे अपने ये एनिमल्स ही दिखाई देते हैं। अब उसकी बात को सुनकर अब रिया कहती है, हाँ हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मा, लेकिन एक बात पूछूं। अब रिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ हाँ बेटा पूछो ना। तो रिया कहती है कि आप सच बताइए मम्मा, आप भी डैड को उतना ही मिस कर रही हैं ना मम्मा, जितना कि मैं डैड को मिस कर रही हूँ। रिया की इस बात को सुनकर अब अनिका रिया की तरफ देखती है, तो इधर अपनी मम्मा को इस तरफ देखता हुआ देखकर अब रिया कहती है, क्या हुआ मम्मा, क्या मैंने कोई गलत सवाल कर लिया क्या। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब अनिका अच्छी तरह से समझ गई थी कि उसके बच्चे उसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब उसके लिए भी मुश्किल होने लगा था अपने बच्चों से ये सब कुछ छुपाना। इसलिए अब यहाँ पर अनिका अब रिया से कहती है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। इवन इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप अपने डैड को मिस कर रही हैं, आप आर्यन को मिस कर रही हैं। तो अगर मैं भी सच कहूँ तो मुझे आर्यन और आपके डैड की काफ़ी याद आ रही है। लेकिन हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो, बस उसी वक्त का हम इंतज़ार करते हैं। और जब तक वो समय नहीं आता, तब तक हम बस उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बिताएंगे, क्योंकि हम आपके डैड की हेल्थ को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। अनिका की इस बात को सुनकर प्रिया कहती है, हाँ मोम, आप शायद ठीक कह रही हैं, हमें बस इंतज़ार ही करना होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता मोम कि उनकी याददाश्त जल्द से जल्द आ सके। सोचो मम्मा, देखो ना, जब आपकी एक बार याददाश्त चली गई थी तो हम मनाली में उस वहाँ पर एक जंगल में गए थे, तो वहाँ पर कुछ फूल थे जिनका रस का जूस हमने आपको पिला दिया था, तो आपकी भी याददाश्त आ गई थी। तो मम्मा सोचो, आप तो आयुर्वेद को भी अच्छी तरह से जानती हो, आप खुद एक डॉक्टर भी हो, तो मम्मा देखो एक बार सोचो ना, जो मैंने आपके लिए जिन फूलों का रस बनाया था, क्या वो रस डैड के लिए काफ़ी उपयोगी नहीं होंगे? क्या उन फूलों के रस के द्वारा ही क्या डैड की याददाश्त फिर से वापस नहीं आ सकती? रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, थैंक यू बेटा, आप अपने डैड के बारे में इतना सोच रहे हैं। लेकिन सच कहूँ तो पता नहीं, इवन मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है, लेकिन देखो अगर ऐसा होता तो कब का, अब तक तो हम उनके ऊपर उन्हें वो जूस दे ही चुके होते। लेकिन सच कहूँ तो आपके डैड के साथ जो हुआ है वो इतना इजी नहीं था रिया, इसलिए वो फूल उनके ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब बस हमें इंतज़ार है कि वो किसी भी तरह से उन्हें सब कुछ याद आ जाए। और वैसे भी अगर आपको यही लगता है तो अब हम एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। लेकिन बस मुझे डर इस बात का है, कहीं इसकी वजह से उनकी हेल्थ पर किसी भी तरह का कोई असर ना हो जाए। और दूसरी बात तो ये है ना रिया कि अब तो आपके डैड ने साफ मना कर दिया है कि मैं आर्यन से भी दूर रहूं। और ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं ना कि वो आर्यन
से बस हम मंदिर में ही मिल सकते हैं। हम हमारियन के पास उसके घर पर जाकर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो उसके डैड भी होते हैं। तो प्रिया, ये हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होगा कि हम उन्हें उन फूलों का रस दे दें। और वैसे ये ज़रूरी भी नहीं है कि उन फूलों का रस हर किसी के ऊपर उपयोगी साबित हो। अब उसके अनिका की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, हाँ मम्मा, शायद आप सही कह रही हैं। बस मुझे तो यही था कि बस किसी भी तरह से डैड की याददाश्त वापस आ जाए। रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, देखो हम जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और जहाँ पर हम आपके डैड के लिए इतना कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके बड़ी यानी कि अलेक्जेंडर के बड़ी, वो भी कुछ ना कुछ तो उनके लिए कर ही रहे होंगे। तो बस थोड़ा सा समय का और इंतज़ार करो। बस जल्द ही मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। एनीवे, चलो अभी जल्दी से हाथ धोकर आओ और अपना खाना खाओ। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब रिया कहती है, ओके मामा। और ये कहते हुए ही रिया अब अपने हाथ धोने के लिए चली जाती है। रिया के जाने के बाद अब यहाँ पर अनिका अब अपने मन में सोचती है, सॉरी बेटा, मैं आपको सच नहीं बता सकती, क्योंकि सच कहूँ तो उस फूल का रस जिनका असर मेरे ऊपर हुआ था, जरूरी नहीं उसका असर आपके डैड के भी ऊपर हो, क्योंकि इन्हें अब कोई चमत्कारी फूल ही ठीक कर सकता है। और जिसका इंतज़ार मुझे भी है, क्योंकि इन्हें बस उसी फूल की आवश्यकता है। जैसे ही इन्हें वो चमत्कारी फूल मिलेगा तो डेफिनेटली उन्हें जल्द से जल्द सब कुछ अपना पिछला हर एक साल का याद आ जाएगा। बस हमें थोड़े से वक्त का और इंतज़ार करना होगा।